दोस्तों नमस्कार। खबर अंदर की है। जी हाँ, महाराष्ट्र की धरती से खबर निकल आ रही है। जिस तरीके से महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव है और उन विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र का गद्दावर नेता या बीजेपी का गद्दावर नेता नितिन गडकरी को पूरी तरीके से साइड कर दिया गया। पहले तो नितिन गडकरी के पास 14 मंत्रालय हुआ करते थे, लेकिन आज की डेट में, जी हाँ, आज की डेट में उनके पास सिर्फ 1 मंत्रालय बचा हुआ है। ये सिर्फ साजिश है। जो व्यक्ति 14 मंत्रालय संभाल सकता है, उसके पास महज 1 मंत्रालय छोड़ देना, ये फेस वैल्यू को कम करने जैसी बात नहीं है। या मोदी अमित शाह को इस चीज़ का डर है कि आने वाले समय में प्रधानमंत्री का चेहरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अगर कोई बन सकता है बीजेपी पार्टी में साफ सुथरी छवि वाला, तो वो नितिन गडकरी हैं, क्योंकि उनके पास सरकार और मंत्रालयों को चलाने और संभालने की बखूबी हुनर है। जो 14 मंत्रालयों को चला सकता है, वो सरकार नहीं चला सकता या प्रधानमंत्री के पद पर बैठकर उसे नहीं चला सकता। यही डर गुजरात लॉबी को है। तभी तो नितिन गडकरी को लगातार 14 मंत्रालयों से घटाकर 3 मंत्रालय और 3 मंत्रालयों से सीधे घटाकर 1 मंत्रालय। अब ये 1 मंत्रालय भी किसी भी दिन छीना जा सकता है और गडकरी साहब को बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है, क्योंकि नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह और योगी आदित्यनाथ जैसे तमाम बड़े नेता जो आज बीजेपी में बैठे हुए हैं, वो कहीं न कहीं आरएसएस से जुड़े नेता हैं। तभी तो आरएसएस समय समय पर उनकी मदद कर देता है। लेकिन लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से सीटें कम आई, योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, ये कहने वाले अमित शाह किस तरीके से दबाव बना रहे थे। और दूसरी विपक्षी पार्टियां, खासकर आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, कह रहे थे कि योगी आदित्यनाथ का पद तो साफ होने वाला है। उस पर तो फिलहाल रोक लग चुकी है, क्योंकि राजनीतिक टर्मोइल ऐसा है जहां योगी आदित्यनाथ को पहले से प्रेडिक्ट कर दिया था हटा देंगे तो राजनीतिक सत्ता पूरी तरीके से अलग हो जाएगी और योगी आदित्यनाथ बगावत भी कर सकते हैं। तो वो चीज़ को वहीं पर रोक दिया गया। लेकिन हरियाणा चुनाव में जिस तरीके से प्रचार प्रसार के लिए बीजेपी ने तमाम क्रिमिनल्स को बेल पर छोड़ दिया, इससे पूरे देश में थू-थू होने लगी। और बीजेपी का कोर सदस्य जिस तरीके से समझ चुका है कि बीजेपी अब उनके लिए और राष्ट्र के लिए कोई काम नहीं कर रही, वो बीजेपी वर्ग और बिजनेसमैन वर्ग के लिए काम कर रही है। बीजेपी का कोर वोटर किस तरीके से सदस्यता अभियान से पीछे हटता चला गया और ठीक हरियाणा चुनाव से पहले बीजेपी को सदस्यता अभियान चलाना पड़ा। आज ऐसी ही स्थिति कुछ महाराष्ट्र में है, जहां महाराष्ट्र में शिवसेना को 2 टुकड़े कर बीजेपी ने एक टुकड़े को अपने साथ मिलाकर उसे शिवसेना का सिंबल भी दे दिया और एकनाथ शिंदे के रूप में मुख्यमंत्री भी मिल गया। लेकिन जी हाँ, आज वही एकनाथ शिंदे बीजेपी को आंख दिखा रहे हैं, बीजेपी को कह रहे हैं कि टोटल सीटों में से विधानसभा की 120 सीटें हमें चाहिए, जिन पर हम अपने कैंडिडेट खड़े करेंगे। बात मजबूरी में माननी पड़ी एकनाथ शिंदे की और उन्हें वो सीटें दे दी गई। लेकिन बीजेपी ने तमाम वो जो एकनाथ शिंदे को घाव दिए थे, करोड़ने शुरू कर दिए। अब एकनाथ शिंदे की पार्टी ने जिस व्यक्ति को बीजेपी और शिवसेना की पार्टी से आहत हुए कैंडिडेट को खड़ा कर दिया, जिसे हॉस्पिटल तक पहुंचाने में शिवसेना का हाथ था, अब वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने उसी के पत्नी को टिकट दे दिया उसी क्षेत्र से। तो अब शिवसेना को किस तरीके से शिंदे के साथ जुड़कर काम न करने की वजह से ये परिणाम मिल रहे हैं, जहाँ एकनाथ शिंदे बीजेपी के अलायंस में होते हुए भी अपने उन्हीं चुनिंदा जगहों पर ऐसे कैंडिडेट खड़े कर रहे हैं जो पूरी तरीके से बीजेपी को परास्त कर रहे हैं। और बीजेपी किस तरीके से अलायंस में होने के बाद भी हार का सामना करेगी। और दूसरी तरफ 84 साल के शरद पवार, जो ज्योतिबा फुले, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, साहू जी महाराज, पेरियार की विचारधारा पर चलने वाले, किस तरीके से एक लंबी बीमारी से ग्रस्त, कैंसर जैसी बीमारी से ग्रस्त सड़कों पर उतर आए हैं, तमाम नेताओं से मिल रहे हैं, गली कूचे में अच्छी खासी पकड़ है, फिर से अभियान तेज कर दिया गया। तो बीजेपी को रौंदने की तैयारी महाराष्ट्र में शरद पवार कर चुके हैं, क्योंकि गृह मंत्री पहले ही कह चुके हैं कि शरद पवार जितना बड़ा भ्रष्टाचारी कोई नहीं है। तो शरद पवार भी अब इस भ्रष्टाचारी से लड़ने के लिए खड़े हो चुके हैं, जो बाबा साहब, परियार और तमाम बहुजन नायकों की छवि को लेकर सड़कों पर हैं। अब देखना बड़ा रोचक होगा कि महाराष्ट्र से पूरी तरीके से बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा, क्योंकि अलायंस में रहते हुए जिस तरीके से एकनाथ शिंदे भी उन्हें आंख दिखाने लगे कि अब जीत की कोई गारंटी नहीं, और जिन क्षेत्रों से आपने कैंडिडेट खड़े कर दिए वो तो क्षेत्र हमारे ही पहले से रिजर्व थे। तो बीजेपी बुरी फंस चुकी है महाराष्ट्र में, जहाँ नितिन गडकरी जैसे नेता को बोर्ड ऑफ पार्लियामेंट्री मीटिंग में भी नहीं बिठाया जा रहा है। एक भी रणनीति शेयर नहीं की जा रही है कि महाराष्ट्र में किस तरीके से किस जगह पर किसको टिकट दे दिया जाए। तो महाराष्ट्र में पूरी तरीके से गुजरात लॉबी फैल होती दिखाई दे रही है और बीजेपी निश्चित तौर पर यहाँ पर जीतती है तो ये श्रेय क्या आरएसएस जैसे बड़े संगठन को दिया जाएगा या तमाम छोटे बड़े दलों को जिन्हें तोड़ जोड़ कर राजनीति की जाती है। आप क्या सोचते हैं, महाराष्ट्र में बीजेपी की पकड़ लगातार बढ़ती जा रही है या कमजोर होती जा रही है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।